साथियों नमस्कार, मैं आशीष सेंडे भारतीय इतिहास की श्रृंखला को लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जो एक सीरीज हमने प्रारंभ की है, भारतीय इतिहास एक श्रृंखला, जिसके माध्यम से भारतीय इतिहास के वे समस्त पहलू आप तक प्रस्तुत किए जाएंगे जो समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह और उसकी व्याख्या के साथ में हम आपके सामने उपस्थित होंगे, जो बारी बारी से चल रहा है। इसके पहले हमारे इतिहास श्रृंखला के नाम से 3 वीडियो प्रसारित हो चुके हैं, जिनको कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता पर बनाया है। इतिहास के प्रारंभ के काल को सिंधु घाटी सभ्यता पर बनाया है और उन्हीं सभी वीडियो के साथ साथ इन सभी वीडियो की श्रृंखला भी आप तक पहुंचते रहेंगी। इन्हीं श्रृंखलाओं को देखने के लिए और हमारे चैनल पर आने के लिए आपको करना क्या है कि आपको हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन दबाकर हमें ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित ज़रूर करना है। तो लीजिए, आज हम देखते हैं भारतीय इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत वैदिक सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, वैदिक सभ्यता ऐसी सभ्यता जिसका भारतीय संस्कृति और भारत में बहुत ज़्यादा महत्व का स्थान है, बहुत ज़्यादा अपना महत्व रखती है। वो सभ्यता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता यानी आर्यों की सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, वैदिक सभ्यता यानी आर्यों की सभ्यता। आर्यों का इतिहास जहाँ से प्रारंभ होता है भारतीय भूमि पर, वो कहलाता है वैदिक सभ्यता और इसका समय होता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। जी हाँ, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक काल का समय माना जाता है। अब वैदिक काल का समय जिस काल को माना जाता है और हम आर्यों का काल वैदिक काल को मानते हैं, तो एक प्रश्न सबसे ज़्यादा यहाँ पर उठने वाला हमारे सामने आता है कि आखिर आर्य कहाँ से आए थे। जी हाँ दोस्तों, आर्य हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में कहाँ से आए थे, यह सबसे पहला स्वाभाविक प्रश्न बनता है वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में। अगर हम भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं तो इसके बारे में जो विभिन्न प्रवर्तक हुए, हमारे देश के विभिन्न इतिहासविद और प्रवर्तक हुए, उन्होंने वैदिक काल के जो आर्यों के काल को उनके आने वाले मूल स्थान के हिसाब से अलग अलग रूप से प्रमाणित किया है। पहले थे प्रवर्तक AC दास महोदय। AC दास महोदय, इन्होंने कहा कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था। जी हाँ दोस्तों, AC दास महोदय ने इस बात पर जोर डाला और इस बात को प्रमाणित किया कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था। यह सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश किस प्रवर्तक के द्वारा बतलाया गया है। आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश किस प्रवर्तक के द्वारा बतलाया गया है, तो उस प्रवर्तक का नाम है AC दास। AC दास महोदय ने आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश बतलाया है। तो इस तरह से ये हमारा पहला प्रश्न वैदिक सभ्यता का पूर्ण होता है। दूसरी बात आती है, हमारे जो मैक्स मुलर साहब है, मैक्स मुलर ने जो आर्य का मूल स्थान मध्य एशिया बताया। जी हाँ, मैक्स से मध्य को आपको ध्यान में रखना है। ये बड़े इजीली तरीके से आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा कि मैक्स मुलर और मध्य एशिया, मैक्स मुलर और मध्य एशिया। मैक्स मुलर महोदय ने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। यह भी सवाल बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। लीजिए, अब देखते हैं बाल गंगाधर तिलक, हमारे राष्ट्रीय नेता है बाल गंगाधर जी तिलक। इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश को बतलाया है। आर्कटिक प्रदेश, आर्कटिक प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान बाल गंगाधर तिलक जी ने बतलाया है। फिर हमारे जो एक विद्वान है दयानंद जी, दयानंद जी ने आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत बतलाया है। तिब्बत आर्यों का मूल निवास स्थान है, यह दयानंद जी ने बतलाया है। इस प्रकार से इन प्रवर्तकों ने
आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में अपने अपने मत को जाहिर किया और इतिहास में यह बिल्कुल अंकित है और यह प्रतियोगी परीक्षाओं में एक विशेष प्रकार से पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इनमें से शामिल होते हैं वैदिक सभ्यता से, जो कि परीक्षाओं में पूछने की संभावनाएं ज़्यादा होती है और ज्ञानार्जन के लिए भी अति आवश्यक होते हैं कि किस प्रवर्तक ने किस स्थान को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। किस प्रवर्तक ने आर्यों के मूल स्थान को कहाँ कहाँ माना है, यह सवाल पूछे जाते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में हमारे वीडियो के प्रति अपने कमेंट्स, अपने विचार, अपनी राय रखते जाइएगा ताकि हमें और नया उत्साह प्रदान हो सके कि हम अपने वीडियो को और क्या अच्छा कर सके, आपकी जानकारियों के लिए और कितना अच्छा कर सके। लीजिए अब आगे चलते हैं कि जो भारत आने के पूर्व, अब बात आती है भारत आने के पूर्व आर्य कहाँ पर थे, कहाँ होते हुए आए थे। भारत आने के पूर्व आर्य कहाँ होते हुए यानी किस स्थान से होते हुए हमारे देश में आए थे। भारत आने के पूर्व आर्य किस स्थान से होते हुए हमारे राष्ट्र में प्रवेश किया था। तो यह बात है, इसका सही जवाब है कि ईरान होते हुए, ईरान को क्रॉस करके ईरान से होते हुए ही आर्य हमारे देश भारत में उपस्थित हुए थे। ईरान से होते हुए ही आर्य हमारे देश भारत में उपस्थित हुए थे और इसका वर्णन कस्सी और मिताली अभिलेख में वर्णित है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा 2 से 3 प्रश्न इस पूरे लाइन में बनते हैं कि भारत आने से पूर्व आर्य कहाँ से होकर भारत आए थे। भारत आने से पूर्व आर्य किस जगह से होकर भारत आए थे, तो वो है ईरान। ईरान से होकर आर्य भारत आए थे। अब इसका वर्णन कहाँ पर है? इतिहास का वर्णन हमें अभिलेखों से और जो हमारे इतिहासविद हुए उनकी रचित किताबों से मिला है। तो इस चीज़ का वर्णन हमें कहाँ मिला है कि आर्य ईरान होते हुए आए हैं? यह सवाल कई बार बहुत महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका वर्णन हमें कस्सी और मिताली अभिलेख से इसका वर्णन होता है कि आर्य भारत आने के पूर्व ईरान में उपस्थित हुए थे। चलिए अब आगे चलते हैं कि आर्यों की जो मुख्य बात थी, वेद, जिनके काल में वेदों की रचना हुई थी। आर्य और वैदिक काल में, जिस काल का नाम ही है वैदिक काल, तो वैदिक काल में ही हमारे वेदों की रचना हुई। तो वेद त्रिवेद जिसे कहा जाता है, यह सवाल कई बार परीक्षाओं में आता है कि त्रिवेद कौन कौन से होते हैं। तो वो त्रिवेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। 4 वेद पाए जाते हैं, 4 वेद हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन वेद किसे कहते? 3 वेदों की श्रृंखला कौन कौन सी है? वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3 वेद है जिनको वेद त्रि कहा जाता है। यह सवाल भी कई बार परीक्षाओं में आता है। तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल अपने नोट्स और अपने कापी में अंकित करते हुए चलना है कि वेद त्रि किसे कहा जाता है। मेरा लक्ष्य है कि मैं इन सब बातों को आपके नोट्स बनाते चलूँ और आपके ज्ञान में, आपकी परीक्षा में एक नई दिशा प्रदान करूँ। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर देखें और उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं अगली बात। अब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो कि वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था, वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था। इससे संबंधित बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्तियाँ, 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ इसमें पाई जाती है। जो ऋग्वेद में है 10 मंडल तथा 1028 सूक्तियाँ पाई जाती है। यह सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को
ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। यह सवाल भी कई बार पूछा जाता है। हमने बिल्कुल वही तथ्यों को चुना है जिनकी संभावनाएं अति परीक्षाओं में आने की बहुत ज़्यादा होती है। इतिहास एक विस्तृत पाठ्यक्रम है, हमारे पाठकों के लिए उसकी सवालों की संख्या और उसका विस्तृत इतना अथाह है कि उसे हमने इस प्रकार से निचोड़ कर लाया है कि जो परीक्षाओं में वस्तुतः पूछे जाने वाले प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उनकी एक श्रृंखला को हमने यहाँ पर आपके लिए पिरोया है। तो उसी में हम बात कर रहे थे ऋग्वेद की। ऋग्वेद के दूसरे से 7वां जो मंडल है, दूसरा और 7वां मंडल, उसे वंश मंडल कहा जाता है। वही मंडल वंश मंडल कहलाता है। वंश मंडल किसे कहते हैं, यह सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऋग्वेद का वंश मंडल क्या है। ऋग्वेद का वंश मंडल क्या है, तो दूसरे से लेकर 7वां मंडल ही ऋग्वेद का वंश मंडल कहलाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। यह भी सवाल कई बार पूछा जाता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त लिखा गया है, जो पुरुष सूक्त है, उसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बतलाया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्ण व्यवस्था की व्याख्या की गई है, वर्ण व्यवस्था को समझाया गया है। वर्ण व्यवस्था यहीं से प्रारंभ होती है, ऋग्वेद से 10वें मंडल में इसका वर्णन दिया गया है। अतः यह सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जो वर्ण व्यवस्था को दर्शाता है, तो ऋग्वेद का 10वां मंडल का पुरुष सूक्त, 10वें मंडल का पुरुष सूक्त है, जिसमें वर्ण व्यवस्था की बात कही गई है। अब हमारा अंतिम आज के इस वीडियो का जो तथ्य है कि आर्यों का जो प्रारंभिक जीवन कैसा था, यह बात भी परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती है कि आर्यों का प्रारंभिक जीवन या प्रारंभिक व्यवसाय क्या था। इसका मतलब व्यवसाय से है किस प्रकार से वो यहाँ पर भारत में आए थे, उनका प्रारंभिक स्तर क्या था। तो प्रारंभिक जो बात थी वो चरवाहे के रूप में हमारे देश में उपस्थित हुए थे। चरवाहा, भारत में चरवाहा के रूप में उपस्थित हुए थे। इस प्रकार से आर्यों का प्रारंभिक जीवन चरवाहा था। तो ऐसे हमने वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भाग 1 के माध्यम से आपके सामने रखे हैं। भाग 2 जरूरी हुआ तो भाग 3 और ज़रूरी हुआ तो भाग 4। हमने सारे खंडों को, इतिहास को भाग के माध्यम से बांटकर आपके सामने उपस्थित होंगे। जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के हमने भाग 3 विभाजित किए थे, अब आज हमने जो लेके आए हैं वैदिक सभ्यता का भाग 1, जिसमें अति महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा है। आप इनके नोट्स के अनुसार या आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इन सब चीज़ों को अपने सूचनाओं और जानकारियों में समाहित कर सकते हैं। और आप हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने कमेंट्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि हम इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद।